नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वक्ता वक्तव्य वाणी के पहले वृतांत में। और इस श्रृंखला के स्पॉन्सर हैं आर्टिस्टिक योगी, भारत गर्लभ, को स्पॉन्सर द जनता ऑफिशियल, प्रमोशन पार्टनर्स आर्टिस्टिक बाय नेचर और इवेंटाहॉलिक, और स्पेशल पार्टनर निस्कॉस निशा ऑनलाइन शॉपिंग। बहुत बहुत नमस्कार यश शर्मा जी। बहुत नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस श्रृंखला से जुड़े, इस श्रृंखला के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित किया और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो श्रृंखला का उद्देश्य है यह देश के हजारों श्रोताओं तक और हजारों वक्ताओं तक, इस जो खासकर नव अंकुरित वक्ता हैं, सब तक पहुंचे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यही हमारा उद्देश्य है कि आप जैसे राष्ट्रीय वक्ताओं का सानिध्य हम हमारे नव अंकुरित वक्ताओं तक पहुंचा पाए। बस यही एक मात्र उद्देश्य है श्रृंखला का। तो यश शर्मा जी, मैं सर्वप्रथम आपका परिचय हमारे वक्ताओं, हमारे श्रोताओं से करवाना चाहूंगा। यश शर्मा जी 4th ईयर के लॉ के स्टूडेंट हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने नाम का परचम लहरा चुके हैं, जीत का परचम लहरा चुके हैं, चाहे वो पंतनगर हो, बिसाऊ हो, और जितनी भी इस देश में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं। और अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के वकालत के क्षेत्र में उतर रहे हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे इस साक्षात्कार आगे बढ़ेगा। तो यश शर्मा जी, सर्वप्रथम तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस जनहित याचिका को लेकर आप बड़ी सुर्खियों में रहे, अखबारों में रहे, न्यूज चैनल्स पर रहे, तो हमने हेडलाइंस देखी, हमने सुर्खियां देखी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को विस्तार पूर्वक बताएं। जी भास्कर जी, बिल्कुल। जैसा कि जनहित याचिका की जो बात है, तो भास्कर जी आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह जनहित याचिका मैंने छात्रों की परीक्षा के मुद्दे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में लगाई थी। क्योंकि भास्कर जी, मैं समझता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में, इस कोरोना काल में, जब प्रतिदिन 60 से 65 हजार कोरोना के नए मरीज देश में निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में छात्रों की परीक्षा करवाना यह कहीं से भी उचित नहीं है। और इस स्थिति में छात्रों के हित का जो मुद्दा था, यह राजनीति की भेंट चढ़ चुका था। तो भास्कर जी, इस छात्रों की परीक्षा के मुद्दे को लेकर मैंने यह जनहित याचिका लगाई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्थिति में छात्रों की परीक्षा करवाना अनेकों परेशानियों से और अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। आप मुझे बताइए, यदि कोई भी संक्रमित छात्र परीक्षा केंद्र में जाकर अन्य छात्रों के साथ बैठकर परीक्षा देता है, तो ऐसी स्थिति में उन छात्रों पर भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। ना कि सिर्फ उन छात्रों पर, बल्कि जो शिक्षक और जो स्टाफ के कर्मचारी उस परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनके ऊपर। और ना कि सिर्फ इतना, बल्कि जब वो घर जाएंगे तो हमारे घर में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो इन लोगों पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ने का खतरा बना रहेगा। भास्कर जी, मैं समझता हूं कि इस स्थिति में हमें हर कदम उठाना चाहिए कि हम किस प्रकार इस बीमारी को, इस जानलेवा बीमारी को कम कर सके। और यदि ऐसी स्थिति में परीक्षा होती है तो ये किसी बड़े खतरे से खाली नहीं है। तो भास्कर जी, इस प्रकार की अनेक समस्या, एक और भास्कर जी जो समस्या है कि पिछले 4 महीने से देश में सभी आवागमन के जो साधन हैं, बस हुई, ट्रेन हुई, ये लगभग सब बंद से पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक ग्रामीण विद्यार्थी के लिए जो कहीं गांव में रहता है, किसी सुदूर इलाके में रहता है, उसके लिए किसी बड़े शहर में जाकर परीक्षा देना, और बड़े शहर में जहां पर मकान मालिक और किराएदार की जो समस्या है ये अभी चल रही है, क्योंकि इस कोरोना के कारण मकान मालिक अपने किराएदारों को इतने आसानी से आने नहीं दे रहे हैं, उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश की ही, मध्य प्रदेश की ही हालत में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रावास को खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं और उन छात्रावासों को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक छात्र के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर, किसी बड़े शहर में जाकर रुककर परीक्षा देना, और खासकर जब 4 महीने से सभी आर्थिक गतिविधियां देश के ठप सी पड़ी हुई है, आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हुई है, लोगों के धंधे पानी पर इतना बुरा इसका असर आया है, तो मैं समझता हूं कि काफी परिवारों पर इस आर्थिक संकट की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में एक अभिभावक के लिए भी अपने छात्र को, एक माता पिता के लिए अपने बेटे या बेटी को किसी दूसरे शहर भेजना, आने जाने का खर्च उठाना, वहां पर रुकने का
खाने पीने का खर्च उठाना और जो परीक्षा शुल्क के जो पैसे लग रहे हैं 2,000, 4,000, 5,000 रुपए, ये किसी के लिए संभव नहीं हो पाएगा भास्कर जी। तो ये जो इन सभी बिंदुओं को मैंने अपनी याचिका में सम्मिलित करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में इस याचिका को लगाया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने भी विषय की गंभीरता को देखते हुए और बच्चों के सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को और सभी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा था। और भास्कर जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने भी विषय की गंभीरता को समझते हुए जो उनका निर्णय था कि जून और जुलाई की माह में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाने वाली थी, तो इसे मैं काफी सराहनीय कदम सरकार का मानता हूं कि उन्होंने इस निर्णय को, वर्तमान स्थिति का सही से आकलन करते हुए इस निर्णय को, परीक्षा करवाने के निर्णय को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। तो भास्कर जी, मैंने जो अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं अंतिम वर्ष को छोड़कर, उनके लिए जनरल प्रमोशन की भी मांग अपनी याचिका में की थी, जिसको भी सरकार ने स्थिति को देखते हुए इसे भी सुना है। और जो अन्य सेमेस्टर के, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, इन सभी को जनरल प्रमोशन देने का भी निर्णय हमारी राज्य सरकार ने लिया है। परंतु भास्कर जी, 6 जुलाई 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली ने एक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अंतिम वर्ष के जितने भी छात्र पूरे देश भर में हैं, उनके लिए एक अनिवार्य गाइडलाइन लेकर वो लोग आए हैं, जिसके तहत उन्हें अनिवार्य रूप से परीक्षाएं देनी पड़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन मोड से दें या ऑफलाइन मोड से। तो भास्कर जी, इसके लिए जो याचिका है वो अभी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अभी लंबित है। देश के अलग अलग कोनों से विद्यार्थी ने इसके ऊपर बात करी है, क्योंकि मैं समझता हूं भास्कर जी, अगर आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तो भारत कोरोना के साथ साथ अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ से, भारत और चीन की समस्या चल रही है। तो इस प्रकार के अनेक मुद्दों से भी और हम जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छात्रों का मुद्दा है उसके लिए भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है उसकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। तो जब हमारे देश में सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड जैसी संस्थाएं 10वीं और 12वीं के छात्रों को उनके सर्वाधिक अंकों के आधार पर या पिछली परीक्षाओं के आधार पर जब अगली कक्षाओं में उन्हें प्रमोट कर सकती है, तो क्यों ना महाविद्यालय के छात्रों को भी अगली कक्षाओं में उनके सर्वाधिक अंकों के आधार पर या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो यह कुछ बिंदुओं को भास्कर जी मैंने सम्मिलित किया था। और जो वर्तमान की स्थिति में आपको बताना चाहूंगा कि कल यानी 10 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी तारीख लगी हुई है, जो छात्रों का मुद्दा है। अब जो भी निर्णय छात्रों के भविष्य को देखकर माननीय न्यायालय लेगा, उसके आधार पर अपनी याचिका पे मैं अगली कार्रवाई करूंगा। और भास्कर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में ऑनलाइन माध्यम से ओपन बुक एग्जामिनेशन करवाने का जो निर्णय है राज्य सरकार ने लिया है, इसे मैं काफी सराहनीय मानता हूं, क्योंकि हम पहली बार देखेंगे कि किस प्रकार तकनीक के उपयोग से भी छात्रों की परीक्षाएं करवाई जा सकती है। परंतु एक जो मुद्दा है, एक जो प्रश्न है, वो अपनी याचिका के माध्यम से मैं सरकार से और पूछूंगा कि यदि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं होती है तो यह राज्य की जवाबदारी होती है, उनका उत्तरदायित्व होता है कि जो व्यक्ति, जो छात्र सुदूर इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों से परीक्षा देगा, उसके पास व्यवस्थित इंटरनेट कनेक्शन हो, फोन की सुविधा हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, जिसके माध्यम से वो इस ऑनलाइन माध्यम से तकनीक का उपयोग करके परीक्षा दे सके। तो भास्कर जी, यही मेरी याचिका थी। प्रदेश के 15 लाख से अधिक छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, स्टाफ के उन कर्मचारियों के लिए, इन सबके परिजनों के लिए, घर वालों के लिए और इस पूरी समाज के लिए मैंने यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी। और भास्कर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो याचिका मैंने लगाई थी, यह मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म बनता है, विधि का छात्र होने के नाते। क्योंकि जो चीज मैं, कानून की चीजें मैं किताबों में पढ़ रहा हूं, जिस संविधान को मैं पढ़ रहा हूं, उसे वास्तविकता में कैसे लाया जाए। तो जब मैंने समाज में कुछ गलत होते हुए देखा, एक छात्र होने के नाते जब मेरे हितों की बात नहीं हो रही थी, तो मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा इस याचिका के माध्यम से खटखटाया था। और आने वाले समय में भी जो भी ऐसे सामाजिक मुद्दे होंगे, इनको लेकर मैं बातें करता रहूंगा। जी, आपको शुभकामनाएं, और कि आप ये जो तारीखें आने वाली हैं ये सफल रहें। छात्र आपसे बहुत खुश हैं, सभी छात्र आपसे बहुत खुश हैं, पर इस बीच एक छात्र राजनीतिक पार्टी भी आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपकी जीत को वो अपनी जीत बता रहे हैं जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए भास्कर जी, मैंने आपको इस बात को शुरू करने के पहले ही कहा था कि यह छात्रों का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ चुका था, इसलिए मुझे मैदान में उतरना पड़ा था। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल से कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का या छात्र संगठन का सदस्य नहीं हूं। मैं एक विधि का छात्र हूं, और जो समाज में सही हो रहा है या नहीं,
ये मेरा काम यह है कि मैं उसकी आवाज उठाऊं। राजनीति करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो जो मेरा काम था, जो मेरा कर्तव्य था कि सरकार को उनके कर्तव्यों के प्रति मैं सजग रखूं, उन्हें जगाऊं, तो बस इतना सा मेरा उद्देश्य था। और मैं अपने उद्देश्य में पूर्ण भी हुआ है। मैंने उसमें कम से कम आपको बताना चाहूंगा 8 से 9 मैंने अपनी याचिका में रिलीफ मांगी थी, प्रार्थना मांगी थी, जिसमें से अभी 2 से 3 में मुझे रिलीफ मिल भी गया है। उसमें मेरी प्रार्थना स्वीकार भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति के अनुसार जो भी बातें होंगी उसे भी मैं अपनी याचिका में उठाऊंगा और जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं पूर्ण करता रहूंगा। जो छात्रों का हित है वो चाहे मैं करूं या कोई भी दल करे या कोई भी व्यक्ति करे, बस जो बात छात्रों के हित की अगर होगी तो हमारे लिए और हमारी समाज के लिए भी काफी अच्छा होगा। जी, हमें भी आपसे बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है। जी, आपके दादाजी वकील, आपके पिताजी भी सुशोभित वकील, अब आप तीसरी पीढ़ी, आप भी वकालत के क्षेत्र में, तो क्या ये आपके ऊपर किसी तरह का दबाव था कि दादाजी भी वकील, पापा भी वकील, तो अब मुझे भी वकील ही बनना है, या फिर ये आपकी स्वेच्छा अनुसार आपने निर्धारित किया कि नहीं मुझे वकालत के क्षेत्र में जाना है? भास्कर जी, एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से ही अपने घर में देखता आ रहा हूं कि मेरे दादाजी जो हैं, मेरे पिताजी जो हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी माताजी जो हैं और जो मेरे चाचा जी हैं, ये सभी इस वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूं कि मेरे परिवार में हर कोई इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस जगत से जुड़ा हुआ है, तो बचपन से ही मैं अपने पिताजी के साथ, अपने दादाजी के साथ कोर्ट जाया करता था। वहां पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये देखता रहता था। तो इस चीज से भास्कर जी आज तक कभी मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव नहीं बनाया है कि मुझे इस वकालत के क्षेत्र में या फिर इस लॉ की फील्ड में ही आना है। यह एक मेरा खुद की एक रुचि थी कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है। जो बचपन से मैंने देखा तो उसे मैं किस प्रकार से अपने आने वाले भविष्य में भी कर सकूं। और भास्कर जी, जब मैं देखता हूं, मैं किताब को भी पढ़ता हूं, मैं जो भी चीजें पढ़ता हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस राष्ट्र के निर्माण में, हमारी समाज को सुधारने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो वकीलों ने ही निभाई है। आप आजादी के समय की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी से लेकर बी आर अम्बेडकर जी तक, लाला लाजपत राय जी से लेकर मदन मोहन मालवीय जी तक, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तक, और अभी भी राम जेठमलानी जी से लेकर कपिल सिब्बल जी तक, जितने भी बड़े सामाजिक मुद्दे होते हैं ये वकीलों द्वारा राष्ट्र के निर्माण में एक सहायक होते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं और जो बचपन से मैंने सीखा है, तो इसकी एक रुचि शुरुआत से ही मेरे अंदर थी। तो मुझे घर वालों ने बोला भी, उन्होंने बताया भी कि अगर तुम्हारी किसी और क्षेत्र में रुचि हो और इच्छा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। परंतु स्वेच्छा से ही मैंने एक लॉ कॉलेज में अपना दाखिला करवाया और पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरी रुचि के साथ मैं भी विधि की पढ़ाई कर रहा हूं। अभी 4th वर्ष में हूं। 1 साल बाद मैं भी वकील बन जाऊंगा। हमें इंतजार रहेगा कि आप कब कोर्ट में जाएंगे, कब पेशियां लेंगे, उसका हमें इंतजार है। जी, यश शर्मा जी, एक सामान्य बात है श्रृंखला के 15 वक्ताओं में 15 में से 7 वक्ता जी, इंदौर के हैं। जी, उन 7 वक्ताओं में से 5 वक्ता देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के हैं। जी। तो क्या इंदौर ही वो क्षेत्र है जो इस देश के वक्ता सभी, और वही कॉलेज, तो ये कहां तक आपको लगता है कि इंदौर ही एक मेन सेंटर बन गया है वक्ताओं का? देखिए भास्कर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि, और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि मैं भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का ही छात्र हूं और उसका ही अपने वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व करता हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप इतिहास देखेंगे, तो इंदौर शुरुआत से एक वक्ताओं का गढ़ माना जाता है कि देश के बड़े से बड़े वक्ता इंदौर की इस भूमि में, देवी अहिल्याबाई की इस भूमि ने दिए हैं, जिन्होंने न कि सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि राज्यसभा और लोकसभा जैसी जगहों पर भी अपना नाम रोशन किया है, इंदौर का नाम रोशन किया है, सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने उन्होंने विचार रखे हैं। तो मैं समझता हूं कि इंदौर की भूमि ने एक से एक धुरंधर वक्ताओं को जन्म दिया है। तो भास्कर जी, मैं आपको और स्पेशली जो आपने बात करी कि विधि कॉलेज के, जो लॉ कॉलेजेस के वक्ता होते हैं, तो यह चीज मैंने भी शुरुआत से ही देखी है कि, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इंदौर और स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंदौर के प्रतिभागियों और उनके वक्ताओं को मिलाकर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का अगर आयोजन करवाया जाए तो 60 से 70 वक्ता मैं समझता हूं कि इन दोनों महाविद्यालयों के उस प्रतियोगिता में आ जाएंगे। और भास्कर जी, एक बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छी बात है, काफी अच्छा लगता है, गर्व होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए हमारे पास योद्धा तैयार हो रहे हैं। और जिस उत्कृष्टता के साथ आने वाले जो नव अंकुरित वक्ता बोल रहे हैं,
मुझे लगता है, मुझे और पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम काफी ऊपर तक लेकर जाएंगे। तो भास्कर जी, हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि क्योंकि हमसे भी जो बड़े वक्ता हैं आपकी श्रृंखला में ही, हमारे गुरु जिनसे हम सीखते हैं, आदरणीय हार्दिक दवे भैया हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। तो ऐसे बहुत से वक्ता हैं इंदौर के। तो आज एक छोटा सा उसमें हस्ताक्षर, अगर हम लोगों का भी कुछ योगदान उसमें हमारा भी है, तो इसे मैं सौभाग्य समझता हूं। और निश्चित ही आने वाली जो पीढ़ियां भी है वो भी बहुत अच्छे से इस परंपरा का निर्वहन कर रही है। तो ये शुरुआत से इस मिट्टी की तासीर है हमारे इंदौर की, हम बड़ों को देखकर सीखते हैं। और हमारे जो आगे की जो पीढ़ियां थी वो अच्छा बोला करती थी, हमें सिखाती हैं, तो हम भी उस परंपरा का ही निर्वहन कर रहे हैं। जी, यश शर्मा जी, एक प्रश्न ये कि हम चाहें तो आपको पंतनगर का बाजीगर तो कह सकते हैं। पहली बार में प्रयास भले ही असफल रहा हो, दूसरी बार में जाके आप वहां पे प्रथम स्थान लेकर आए। तो एक बात है पंतनगर की कि जब आप वहां पर जीत जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरी बार जा नहीं सकते, वहां पे आपको साइन करना पड़ता है कि अब हम नहीं आएंगे। तो जीतने के बाद जब आप साइन कर रहे थे, तब वो आपके लिए खुशी के क्षण थे, या फिर मन में किसी प्रकार का कोई दुख था कि अब फिर से यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा? देखिए भास्कर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने वाद विवाद के सफर को शुरू किया था, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी, तो मेरे गुरु हैं, कॉलेज में मेरे सीनियर थे, आदरणीय चाणक्य भैया। वो जब मैं महाविद्यालय में आया था तो वो शुरू से ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जब मैंने अपने जीवन की पहली प्रतियोगिता बोली थी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ करके एक महाविद्यालय है, काफी प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, गुरु थे। जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो जो मेरे गुरु थे वे पंतनगर की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने गए हुए थे, और उसके पहले मैंने आज तक कभी इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लिया था। तो भास्कर जी, जब उसका विषय आया, जब उस प्रतियोगिता का विषय आया, तो उसके लिए मेरे पास विचार थे, मेरे पास मंथन था, मेरे पास चिंतन था, परंतु आज तक उसके पहले मैं कभी मंचों पर जाकर अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। तो उसके लिए जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि अगर आपकी अनुमति हो तो इस प्रतियोगिता में मैं जाता हूं और अपने विचार रख के आता हूं, महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करके आता हूं, तो उन्होंने बिल्कुल मेरा समर्थन किया, मेरा नाम आगे बढ़ाया। तो भास्कर जी, जब उस प्रतियोगिता में मैं गया इंदौर में, तो भास्कर जी, जब मेरा क्रम आया, वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता थी और मेरे जीवन की पहली प्रतियोगिता थी, और जिसमें राष्ट्र के हर कोने से, दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से, पुणे से, हर जगह से वक्ता आए थे। तो भास्कर जी, मन में थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा भय शुरू से ही था कि पहली प्रतियोगिता बोल रहा हूं, बोल पाऊंगा या नहीं। तो जब मेरा क्रम आया, जब मैं मंच पर खड़े होकर मैंने बोलना प्रारंभ किया, तो भास्कर जी, 2-3 मिनट बाद जब मैंने साइड में देखा, जब पास में मेरी नजर गई, तो एक व्यक्ति अपने हाथ में बैग लिए और एक हाथ में ट्रॉफी लिए वहां पर खड़े हुए थे और मुझे बड़ी ही गंभीरता के साथ सुन रहे थे। तो जब मैंने उन्हें देखा तो वो मेरे गुरु थे, जो पंतनगर से सीधे ट्रेन से उतरकर स्टेशन से मुझे सुनने के लिए वहां पर आए थे। तो भास्कर जी, इस दृश्य को देखकर मेरे अंदर एक नया जोश आया, एक नया उत्साह आया, और पूर्ण जोश के साथ मैंने अपने विचार वहां पर रखे और विजेताओं की सूची में अपनी पहली प्रतियोगिता में मेरा नाम था। तो भास्कर जी, जब मैं मंच से उतरा तो मेरे गुरु ने मेरे अंदर जो प्रतिभा थी उसको पहचाना और मुझे प्रोत्साहन दिया, और उन्होंने कहा कि आज यहां से शुरुआत हुई है। और उनके हाथ में जो पंतनगर की ट्रॉफी थी उसको दिखाकर उन्होंने कहा कि एक दिन हमें यह भी जीत के आनी है, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व हमें पंतनगर में करके आना है, और अगले वर्ष ये वापस हमारे पास आनी चाहिए। तो भास्कर जी, मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का सबसे एक बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे अपना एक गुरु मिला था। एक अर्जुन को अपने सारथी के रूप में मानो श्री कृष्ण मिले थे, जिन्होंने सदैव ही मुझे सदमार्ग पर प्रशस्त किया है। एक चंद्रगुप्त को अपना चाणक्य मिल गया। तो भास्कर जी, मेरे अंदर कुछ संभावनाएं थी, तो उन संभावनाओं को संभव करने का कार्य उन्होंने किया था। मेरे अंदर कुछ सपने थे, उन सपने को साकार करने का कार्य उन्होंने किया था। तो उस दिन से हमेशा से एक लक्ष्य मेरा था कि पंतनगर जाकर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस मंच के माध्यम से करना है। तो भास्कर जी, इसी प्रक्रिया में जब मैं आगे बढ़ता गया, जब मैं वाद विवाद बोलता गया, तो पंतनगर के चयन की बारी आई। तो 2018 या 2019 में जब मैं पंतनगर गया था, वहां के लिए मेरा चयन हुआ, तो मैं पहली बार पंतनगर गया था। तो भास्कर जी, वहां जाकर जब मैंने प्रतियोगिता का स्तर देखा कि जिस स्तर के वक्ता वहां पर आ रहे हैं, आप देश के किसी भी बड़े वक्ता का नाम लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि वो पंतनगर के मंच से उसने अपने विचार रखे हैं। तो वहां जाके मुझे काफी नई चीजें सीखने को मिली,
जो प्रतियोगिता का जो मंच का सम्मान वहां पर देखने को मिला, जो निर्णायकों का स्तर वहां पर था, तो भास्कर जी उस बार मैंने जब अपने विचार रखे तो मुझे लगा कि आज शायद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मैं नहीं दे पाया हूं। और जैसे भी इंदौर की बात हुई तो जो इंदौर के वक्ता होते हैं अपनी जो धाक से जो बोलते हैं, तो मुझे लगा कि अभी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए थोड़े और सुधार की गुंजाइश मुझ में है। तो भास्कर जी एक साल मैंने विभिन्न जगहों पर राष्ट्र स्तर पर मैं गया, प्रतियोगिताएं बोली और पंतनगर के लिए तैयारी करता गया। तो एक साल भास्कर जी मैंने मेहनत करी, परिश्रम करा उस पंतनगर के लिए। फिर इस साल 23 फरवरी को पंतनगर की फिर से प्रतियोगिता हुई, इसके लिए फिर से विश्वविद्यालय ने मेरा नाम पंतनगर के लिए भेजा। तो भास्कर जी जब इस बार मैं गया और पूरी परिश्रम के साथ जब अपने मेरा वहां पर वक्तव्य रखा, तो भास्कर जी विजेताओं की सूची में प्रथम स्थान मेरा ही था और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो जब मैं पिछली बार गया था तो मैंने देखा था कि जो विजेता थे उससे फॉर्म पर साइन करवाया जा रहा है, तो मुझे पता नहीं था कि वो किस प्रकार का है। फिर जब मैंने पूछा तो वहां पर ऐसा नियम है पंतनगर का कि एक बार जो वहां विजेता होता है, जो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, उसे अगली बार उस मंच पर प्रतिभागी के रूप में बोलने की अनुमति नहीं होती है। और भास्कर जी मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। मुझे काफी खुशी भी हुई क्योंकि भास्कर जी यदि हमें नए वक्ताओं को, नव अंकुरित वक्ताओं को मंचों पर बोलने का अवसर देना है तो इस प्रकार का हमें नियम लागू करना ही होगा, ताकि जो वक्ता एक बार उस मंच पर जीत चुका है वो फिर उस मंच पर आकर नहीं बोले। और भास्कर जी जब मैंने डिबेट बोलना चालू किया था, मेरा भी एक शुरू से नियम था कि जिस मंच पर मैं एक बार अपना वक्तव्य रखता हूं और वहां पर मैं कुछ पुरस्कार प्राप्त करता हूं, तो फिर दूसरी बार उस मंच पर जाकर मैं भाग नहीं लेता हूं। क्योंकि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को भी अवसर देना है जो हमसे उम्र में छोटे, और यही चीज मैंने मुझे गुरुओं से भी सीखी है कि अगर हम हमारा स्थान खाली नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। और यदि इस परंपरा का आने वाले समय तक भी निर्माण होना है तो इसके लिए अति आवश्यक है। तो भास्कर जी एक बहुत ही अच्छी चीज, मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि 2 बार से मैं पंतनगर जा रहा था, अब इंदौर से उत्तराखंड तक का सफर करना जो 8 से 10 दिन पूरे लगते हैं, इसमें तो काफी खुशी भी हुई कि जो मेरा लक्ष्य था, जो प्रथम दिन से मैंने सोचा था कि ये प्रतियोगिता मुझे जीतनी है, वो उस दिन पूर्ण हुआ था, तो खुशी बहुत थी। परंतु भास्कर जी दुख इस बात का था कि पंतनगर का जो सफर होता है, तो जो सफर वो मंजिल से भी खूबसूरत होता है कि मंजिल तो मिल गई परंतु जो सफर है भास्कर जी, और जो पंतनगर जो जगह है, देवभूमि उत्तराखंड में वो स्थित वो जगह है, वहां का जो सौंदर्य है, जो गोविंद बल्लभ दास पंत जी का जो विश्वविद्यालय है, मैं समझता हूं एशिया में शायद सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में दूसरे नंबर पर उसका नाम आता है। और वहां के जो लोग हैं, वहां का जो खाना पीना है, वेशभूषा है, वहां की जो संस्कृति है, उससे मुझे काफी 2 वर्षों में लगाव हुआ। वहां के जो लोगों से मैं जब मिला, जिस स्तर के वक्ताओं से मेरा वहां पर परिचय हुआ, वहां गुरु, वहां के शिक्षक, इन लोगों से जब मैं मिला, तो मुझे इस बात का जरूर दुख हुआ कि अब आने वाले वर्षों में प्रतिभागी के रूप में मैं नहीं आऊंगा। परंतु एक बात और मैंने सोची और मैं वहां पर भी मंच से बोल के आया था कि आने वाले समय में, अपने भविष्य में, अपने करियर में जो कुछ भी मैं करूंगा, और कुछ समय बाद उस प्रतियोगिता के लिए वक्ताओं को सुनने के लिए जब भी मौका मिलेगा भास्कर जी, मैं पंतनगर जरूर जाऊंगा। क्योंकि मैं अद्भुत जगह है पंतनगर, उससे मैं कभी भूल तो नहीं सकता हूँ भास्कर जी। एक बहुत ही अच्छा सफर पंतनगर का मेरे लिए रहा है शुरू से। बिल्कुल। यश शर्मा जी, आप विधि के भी छात्र हैं और अब आपको कोर्ट का भी अनुभव हो गया है, ऑनलाइन ही सही। तो आप क्या मानते हैं कि एक वकील के लिए वक्तव्य कितना महत्वपूर्ण है? क्या आपको जो आप वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो आपका अनुभव रहा, क्या वो जुझारूपन अब आपको वकालत के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम आ रहा है? जी भास्कर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, इस विधि के कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया था, और जब खासकर जब मैं इस वक्तृत्व कला के क्षेत्र में जब मैंने अपना कदम रखा, तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि घर में पापा और दादाजी वकील हैं, तो मैं जब बचपन से ही कोर्ट जाता हूं, जब मैं अधिवक्ताओं को देखता हूं, जब मैं न्यायाधीशों को देखता हूं, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि एक अच्छा अधिवक्ता होने के लिए एक अच्छा वक्ता होना अति आवश्यक है। क्योंकि हम कोर्ट में भी हमारे पक्षकारों का पक्ष रखते हैं और हम वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में भी किसी विषय का पक्ष रखते हैं, पुरजोर ढंग से उसका पक्ष रखते हैं, उसके विपक्ष में बोलते हैं। तो एक तालमेल है। तो इसीलिए भास्कर जी मैंने इस वक्तत्व की कला में अपना कदम रखा था कि किस प्रकार से मैं अपने को एक बेहतर वक्ता बना सकूं। तो भास्कर जी यही था, और इसी का जो फायदा मुझे यह मिला कि जो आज से 3 वर्षों पूर्व इस वाद विवाद का जो मैंने सफर चालू किया था, और जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी अनुभव मैंने लिया, जगह जगह जाकर, अनेक प्रतियोगिताओं में जाकर जो कुछ भी मैंने अनुभव लिया, इसका फायदा यही मिला भास्कर जी कि आज 4th वर्ष में होने के बावजूद आज मैं 4th ईयर में हूं। और जब इस जनहित याचिका का जो मुद्दा आया, तो भास्कर जी आज मैं वकील नहीं हूं, परंतु आज
4 हियरिंग उस जनहित याचिका की हो चुकी है और बिना किसी अधिवक्ता के उन चारों हियरिंग में मैं खुद एज अ पिटिशनर इन पर्सन में उसमें अपीयर हुआ। तो इस चीज में मैं समझता हूं कि जो ये वक्तृत्व कला का जो पूरा सफर था, जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी मैंने अनुभव प्राप्त किया, ये अति आवश्यक होता है और मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में भी ये मेरे लिए काफी उपयोगी होगा। और तभी जो ये विधि के छात्र हैं ये अधिकतर अच्छे वक्ता होते ही हैं। तो भास्कर जी, इसलिए मुझे लगता है कि सभी अधिवक्ताओं के लिए, वकीलों के लिए एक अच्छा वक्ता होना बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। जी, तो यश शर्मा जी, अब हम इस साक्षात्कार के अंत में पहुंच गए हैं। तो हम सभी ये चाहेंगे कि आप अभी जो हमारे नव अंकुरित वक्ता हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहें। देखिए भास्कर जी, ऐसा कोई संदेश या मूल मंत्र तो नहीं, परंतु 2 ही चीज हैं, एक इच्छा शक्ति और एक परिश्रम। भास्कर जी, शुरुआत से ही जब मैंने भी बोलना, जब मैं इस क्षेत्र में आया था तो मैंने पहली ही प्रतियोगिता में मंच से खड़े होकर खुद से एक प्रश्न किया था कि मैंने ये बोलना और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की शुरुआत क्यों किया, आखिर मैं कर क्या रहा हूं। तो भास्कर जी, मैंने एक ही चीज आज देश के अलग अलग मंचों पर जाकर सीखी है, अपने गुरुओं से सीखी है कि कभी भी इन प्रतियोगिताओं में जाने का, जीत का मेरा कभी उद्देश्य नहीं लिया कि मैं जीत के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं में जाता हूं। हमेशा कुछ सीखने के लिए मैं इन प्रतियोगिता में गया हूं, क्योंकि आप कभी भी किसी प्रतियोगिता को जीतते हैं तो आपको शील्ड मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं, तो हम उस शील्ड को हमारे घर में रख देते हैं। वो पैसे कुछ समय बाद आपके खर्च हो जाएंगे, परंतु जो आप अनुभव लेके आते हैं, जो चीजें आप सीख के आते हैं, ये मरते दम तक, आखिरी समय तक आपके साथ रहती है। तो यदि आपका कुछ सीखने का उद्देश्य है कि किस प्रकार आप अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं, एक बेहतर वक्ता बना सकते हैं और एक अच्छा वक्ता, मैं आपको बताता हूं, जब हमारा घर बनता है या किसी भी प्रकार का जब हम होम करवाते हैं तो उस घर के शुद्धिकरण के लिए, उस भवन के शुद्धिकरण के लिए हम यज्ञ करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार मन के शुद्धिकरण के लिए भी एक विचारों का जो महायज्ञ है वो अति आवश्यक हो जाता है भास्कर जी। और समाज में जितनी भी सामाजिक मुद्दे हैं, जितने भी समाज में कुरीतियां पल रही है, इनके निराकरण के लिए वक्ताओं की एक बहुत भूमिका है समाज के निर्माण में। तो भास्कर जी, यही है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, किस प्रकार आप अपने आप में और निपुणता लाएं, अपने प्रतिभा को और निखार सकें। और भास्कर जी, जो लोग, एक और संदेश में देना चाहूंगा, जो लोग, बहुत से लोग होते हैं, मेरी बात भी होती है, जिनकी बोलने की इच्छा होती है परंतु मन में एक भय होता है, एक संकोच करते हैं कि हम हमारे विचार रख पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये प्रतिभा होती है हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, परंतु ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपने भय को खत्म करके, अपने डर को खत्म करके अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं और मंचों पर जाने की शुरुआत करते हैं। और दिनकर जी की एक पंक्ति भी याद आ रही है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उचियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो भास्कर जी, यही एक पंक्ति है कि आपकी प्रतिभा है, परंतु उस प्रतिभा को आप कितनी जल्दी बाहर निकाल पा रहे हैं। उद्यम तो आपको ही करना पड़ेगा, पराक्रम तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उद्यम में नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम करने से ही, पराक्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो सभी वक्ताओं को मेरा एक यही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप परिश्रम करते रहिए, तपस्या करते रहिए। जितनी मेहनत, जितने विषयों पर आपका चिंतन रहेगा, मंथन रहेगा, उतनी उत्कृष्टता के साथ आप अपने विचार प्रस्तुत कर पाएंगे। और एक बात आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने तो महाविद्यालय में आकर हमारे सफर की शुरुआत करी। आज जब मैं आपको देखता हूं तो आपने विद्यालय से ही, अपने स्कूल से ही इस पूरे सफर की शुरुआत कर दी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देश के एक धुरंधर वक्ताओं में से आपका नाम भी शामिल रहेगा। इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, धन्यवाद। तो यश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस श्रृंखला से जुड़े। आपके शब्द एक मूल मंत्र की तरह काम करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे वक्ताओं के लिए, और जो उद्देश्य है इस श्रृंखला का वो पूर्ण परिपूर्ण होगा यथार्थ धरातल पर। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी, मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं इस श्रृंखला के लिए। आपका उद्देश्य पूर्ण हो, यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।